यू सो मच प्रमोद सर, अमेजिंग। क्या सैटरडे की जबरदस्त शुरुआत हुई। वाह, फैंटास्टिक। ओके गाइस, तो वेलकम टू सैटरडे वेलनेस लिविंग प्रोग्राम। एंड मैं गौरव हूँ, मैं उज्जैन से कनेक्टेड हूँ। राइट, आपके कुछ साथी कुछ गेस्ट जो है वो हो सकता है अभी लॉग इन करें तो वो एंट्री नहीं कर पाए क्योंकि फुल हाउस ऑलरेडी हो चुका है। वी आर ऑलरेडी 1000 पीपल। तो आपके पास जल्द से जल्द जो है यूट्यूब लिंक पहुंच जाएगा। आप यूट्यूब लिंक उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा सो दैट वो उस प्रोग्राम में कनेक्ट हो सकते हैं। राइट, ओके। चलिए, तो कुछ नया सीखते हैं। और मैं इस चीज के बारे में कुछ समय से जो है वो सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके हिसाब से कुछ चीजें शेयर करूंगा आपके साथ। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, मैं आपको बता दूं, है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं जैसा फील कर रहा हूँ, मैं जैसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, हो सकता है आप भी वैसे ही एक्सपीरियंस करें। ओके, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं कहानी से, है ना। एक कहानी से शुरुआत करते हैं और कहानी कुछ ऐसी है कि एक आदमी जो है वो रेगिस्तान में रास्ता भटक गया। रास्ता भटक गया तो उसको जाने का रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, किधर जाए किधर जाए। और उसके पास पानी भी जो है लिमिटेड था। तो धीरे धीरे जब वो आगे चलता गया तो उसका पानी जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। उसके पास जो बॉटल में, जो कैन में पानी था, दैट फिनिश्ड। और वो बहुत परेशान था कि अब पानी नहीं बचा है तो अब क्या करूं, मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। तो चलता जा रहा था, चलता जा रहा था इस उम्मीद में कि कहीं कुछ जो है पानी का सोर्स मिल जाए। तो जब वो चलता जा रहा था उसने देखा दूर एक झोपड़ी, उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। और जब उसने झोपड़ी देखी तो उसे मन में डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई मिराज है। आपने देखा हो ना रेगिस्तान में जो है मिराज दिखता है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रितेश सर अगर मेरी हेल्प कर पाए तो। मृग मरीचिका। हाँ, वही, द सेम थिंग। मैं दोबारा बोल भी नहीं पा रहा जो आपने बोला राइट, तो उसको उनको वही दिखा, है ना। तो उसकी तरफ जो आगे बढ़े और जब उसके पास पहुंचे तो रियली उनको फिजिकली जो है वहां पे एक झोपड़ी दिखाई दी। तो बहुत खुश हुए कि यार झोपड़ी है, इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई जरूर होगा, है ना। तो वो एक उम्मीद जगी। और जब वो झोपड़ी के अंदर गए तो झोपड़ी के अंदर देख के उन्होंने देखा कि वहां कोई भी नहीं था। लेकिन खुशी बहुत हुई, कोई नहीं होने के बावजूद भी उनको खुशी बहुत हुई। और वो खुशी क्यों हुई? वो खुशी इस वजह से हुई क्योंकि उस झोपड़ी के अंदर एक हैंडपंप था। क्या था? हैंडपंप। और वो आदमी था प्यासा, उसको और क्या चाहिए। तो उसने जितनी भी उसके अंदर ऊर्जा बची थी, जितनी भी एनर्जी बची थी, वो सारी समेट के, क्योंकि ऑलरेडी इतनी देर से पैदल चल रहा था, पानी से बेहाल था, तो जो भी एनर्जी बची थी वो एनर्जी इकट्ठी करके उसने हैंडपंप में हैंडल से पंप करना शुरू किया। बहुत देर तक पंप करता रहा, बहुत देर तक पंप करता रहा, पानी नहीं निकला। पानी नहीं निकला, वो जमीन पे गिर गया। और उसने डिसाइड कर लिया, उसने मन में मान लिया कि यार आज नहीं बच सकते, आज तो मरना तय है। और जैसे ही वो जमीन पे लेटा था तो उसने देखा कि झोपड़ी के एक कोने में एक बोतल रखी थी, भरी हुई, और उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ था, जिससे कि जो भी बोतल के अंदर है वो उड़े नहीं, है ना, इवेपोरेट नहीं हो। रेगिस्तान में गर्मी रहती है तो इवेपोरेट हो जाती चीजें बहुत जल्दी। तो जल्दी से अपने आप को घसीटते घसीटते जो है उस बोतल के पास पहुंचा। और जब उस बोतल के पास पहुंचा, उसने उसका ढक्कन खोला तो देखा कि बोतल के साथ जो है एक कागज में कुछ लिखा हुआ है जो बंधा हुआ है उसके साथ। है ना। उसने बोतल उठाई, उसने कागज की पर्ची देखी, इस पर क्या लिखा हुआ है। तो उस कागज की पर्ची पे लिखा हुआ था कि इस बोतल में जो पानी है, इसे जब पंप में डालेंगे तो ही पानी निकलेगा। आपने देखा होगा, जो भी हैंडपंप से वाकिफ हैं, जो भी पंप से वाकिफ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब यूज नहीं होती तो पानी छोड़ देता है ना। और पानी छोड़ देता है तो उसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है। और जब पानी डाल के वापस से हैंडपंप को पंप करते हैं अपन, पानी वापस बाहर निकलता है।
तो उसको उस पर्ची में ऐसा लिखा मिला कि इस पानी को जो है वो आप पंप में डालें और उसके बाद पंप चालू करें तो आपको पानी मिलेगा। ये तो हुई कहानी। अब है इंटरेस्टिंग पॉइंट, और वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसके पास दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन कि उस बोतल को लेके पानी को पी जाए और अपनी प्यास बुझाए और आगे बढ़े। दूसरा ऑप्शन कि उस बोतल के पानी को पंप में डाले और उसके बाद हैंडपंप चलाए और उस अनसर्टेनिटी के साथ हैंडपंप चलाए कि पानी आएगा या नहीं आएगा, और अगर पानी नहीं आया तो वो मर जाएगा, ये बात निश्चित है। राइट? तो उसके मन में ये दुविधा है। अब मुझे आप एक बात बताएं, सपोज उस आदमी की जगह आप हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, उस बोतल के पानी को पी के अपनी प्यास बुझाएं और आगे बढ़ें, और दूसरी चीज, उस बोतल के पानी को हैंडपंप में डालें और इस उम्मीद के साथ कि पानी शायद मिलेगा, पानी डाल दें, और हो सकता है कि पानी डालने के बाद भी पंप चलाएं और पानी नहीं मिले, तो आपके साथ क्या होने वाला है? आपका फैसला उस समय पे क्या रहेगा? आप अपना मुझे वर्जन बताएं। उससे पहले मैं एक चीज जरूर बता दूं आपको उस परिस्थिति में अपने आप को विजुअलाइज करना है कि आप पानी से बेहाल हैं, पानी से प्यासे हैं और आपका मरना निश्चित है ना? आइए जानते हैं। हेमा गुलगानी जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, मरना तो सभी नहीं है, लेकिन हो सकता है हम कुछ पुण्य कमा के मरे। वो बोतल वाला पानी हम नल में डालेंगे और अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करेंगे, क्योंकि सर उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। ओके, पुण्य का काम कर जाएं, अपने साथ कुछ भला कर जाएं। फाइन, ओके। पूनम मैम। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, जैसे हेमा मैम ने बताया, सेम मेरा ही आंसर है। और अगर हम उस नल में डालेंगे तो वहां जो भी आएंगे उनकी भी प्यास बुझेगी, और ऐसा हम करेंगे तो भगवान हमारी हेल्प जरूर करते हैं। और दूसरा ऑप्शन सर, अगर हमारे पास ऐसा ऑप्शन है कि अगर नल में से पानी नहीं निकला तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये स्टोरी शायद मैंने सुन रखी है। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि उस स्टोरी में उन्होंने क्या किया था कि अपना ही जो पेशाब था वो उन्होंने किया था और वो वहां पे जिंदा रहे थे सर। थैंक यू। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। तो आप जो है बॉटल वाला पानी हैंडपंप में डाल देंगे। ओके, निमा राहुल सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस सर। सर मेरा माने कि जो बॉटल में पानी है वो पानी को हम जो है हेडपंप में डालेंगे और उससे जो है आई थिंक एक उम्मीद है, क्योंकि पानी आएगा तो हमारी तो प्यास बुझेगी, बाकी सब लोगों की भी प्यास बुझ जाएगी। एक उम्मीद है कि आपकी प्यास तो बुझेगी भी, बाकी सब लोगों की प्यास भी बुझ जाएगी। ओके, ये एक अच्छा वर्जन है। सुनील सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, सबसे पहले मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा, अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी है कि पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा। वो अनसर्टेनिटी है, पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर तो मैं जिंदा रहा तो उम्मीद रहेगी कि मैं और कुछ अच्छा कर सकूं, और कुछ दिमाग लगा सकूं और कुछ सोच सकूं। करेक्ट। अमित सर। बाबा बुबू हो गया सर आज। आज आवाज नहीं आ रही सर, साइलेंट हो गया। नविता मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
सर अगर मैं होती तो बोतल का पानी नलके में डाल देती, क्योंकि वहां पे जो लिखा हुआ है उसने ऐसा किया है, तो उसने ऐसा किया है तभी उन्होंने लिखा है, तो पानी आता सर, और मेरे साथ साथ औरों की भी हेल्प होती। हाँ, तो उस विश्वास के साथ आगे बढ़ते कि इसमें किसी ने लिखा है, तो उस बात पे उस विश्वास करके और आगे मूव ऑन करते। और उसी हिसाब से डिसीजन लेते। करेक्ट जुगल सर? सर हमारा सबसे पहले सर्वाइवल ही है, तो पहले खुद को पानी पी के फिर ही कुछ सोचेंगे आगे। अपना सर्वाइवल ही इंपॉर्टेंट है, तो पहले पानी पी के फिर ही कुछ सोचेंगे आगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी ऐश्वर्या मैम अनम्यूट करिएगा। ऐश्वर्या मैम का हाथ ऐसे चला हुआ, वाइपर चलता ना जैसे गाड़ी के विंडशील्ड पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मैं आधा पानी पीऊंगी और आधा डाल दूंगी। ओके, ये नया वर्जन, मैं आधा पानी पीऊंगी और आधा पानी डाल उसमें दूंगी। ऐसा लिखा नहीं कि पूरा पानी डालना है, तो मैं आधा पानी पीऊंगी जिससे मेरी प्यास शांत हो और मैं दिमाग कुछ काम करे, और आधा पानी डाल दूंगी जिससे आगे के लिए मतलब हो सके, उम्मीद हो। ओके, आगे और भी पानी मिल सके। ठीक है, ये भी अच्छा वर्जन है। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। ओके, एक आध से और पूछते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एंड विकास सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं करूंगा कि सबसे पहले जो बॉटल में पानी है उसे सबसे पहले अपनी प्यास बुझाई जाएगी, कम से कम पानी पिया जाएगा, और उसके बाद में पानी उसमें डाला जाएगा, ताकि सर हमको दोनों तरफ से बेनिफिट मिल सके। दोनों तरफ से बेनिफिट मिल जाए, हम सर्वाइव भी कर सकेंगे और एक प्रयास करेंगे सर कि पानी निकल सके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये एक तीसरा रास्ता निकल के आया, मतलब जो मैंने ऑप्शन बताया नहीं था, एक वो भी ऑप्शन निकल के आया। अच्छी बात है। अनिल तिवारी सर। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। हम ये हमारा सोच है कि गौरव सर जो बता रहे हैं हेल्थ से संबंधित समस्याएं, तो उसको सुन करके हम आगे बढ़ रहे हैं, अपना दिमाग नहीं लगा रहे। इसलिए हमने सोचा कि ये जो उसमें बॉटल में वो जो कागज रखा हुआ है, तो किसी ने एक्सपीरियंस के आधार पर ही रखा है, उसी के आधार पर हमको काम करना। आपका नेटवर्क थोड़ा सा जो है गड़बड़ है, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा सर, यहाँ से म्यूट भी नहीं हो रहे। आपको कहने का मतलब ये है कि वहां पे किसी ने लिखा है तो सोच समझ के लिखा होगा, तो इसलिए उस चीज के ऊपर अपना दिमाग नहीं लगाना, और जैसा लिखा है वैसा इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाना है ना। राइट, ठीक है, ओके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका सही जवाब क्या है ना? अब आप ये सोच रहे होंगे इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। सही गलत कुछ भी नहीं, कोई सही नहीं कोई गलत नहीं, ये आपके विवेक के ऊपर है। परिस्थितियों को देखते हुए आप क्या सोचते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। और इस बात के लिए एक लाइन है बड़ी इंटरेस्टिंग, वो अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रखिए, और लिख सकते हैं तो लिखिए। और वो ये है, यू आर और वी आर, हम सब, वी आर अ रिजल्ट ऑफ आवर डिसीजंस। हम अपने फैसलों का रिजल्ट है। जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें चूज करना होता है, हमें फैसला लेना होता है, और हम जो फैसला लेते हैं उस हिसाब से हमारी जिंदगी की दिशा और दशा तय होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप कोई भी आप में से अगर ये सोचता है कि मैं डिसीजंस लेने में कमजोर हूं या मैं फैसले नहीं ले पाता, तो एक रिसर्च के मुताबिक एक नॉर्मल इंसान दिन भर में कुछ डिसीजंस लेता है,
है ना? और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको अंदाजा है दिन भर में हम कितने डिसीजंस लेते हैं? एनीवन? दिन भर में हम कितने डिसीजंस लेते हैं ऑन एन एवरेज? हैंड रेज करके बताएंगे मुझे। पूछते हैं जी अतुल सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मेरे को लगता है 150 से 200 डिसीजन तो ले ही लेते हैं पर डे। 150 से 200 डिसीजन, बताइए, छोटी बात नहीं है। 150 से 200 डिसीजंस हम दिन भर में लेते हैं। इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, है ना? स्वाति मैम, आपका वीडियो ऑफ हो गया, आपका वीडियो ही ऑफ हो गया। प्रभा मैम। सर अराउंड 30 to 35,000। अराउंड 30 to 35,000। वो बोल रहे हैं 1 से 150, आप बोल रहे हैं 30 से 35,000। ओ माय गॉड। लोग बोल रहे हैं 4,000, लोग बोल रहे हैं 1 लाख। अमेजिंग। सुनीता मैम। ओके, पता नहीं, मैं तो बिल्कुल मॉडरेट बोलने वाली हूँ कि अबाउट मे बी 50-60 कि ये पीऊं कि नहीं पीऊं, अभी उठाऊं कि नहीं 50 से 60, लग जाऊं दाएं बाएं जाऊं। 50 से 60, 50 to 60। राइट, ठीक है। 60,000, 1 लाख। ओ माय गॉड। रिसर्च कहती है कि ऑन एन एवरेज हम दिन भर में 20,000 डिसीजंस लेते हैं। कितने? 20,000 इन अ डे। बीस 20,000 डिसीजंस एवरी डे। और उसमें से बहुत से डिसीजंस ऐसे होते हैं जो हम बिजली की तेजी से, लाइटनिंग स्पीड से लेते हैं। बिजली की तेजी से, प्रैक्टिकली। अब कुछ चीजें पूछता हूं आपसे। क्या आपने जिंदगी में, आपको लगता है कि अपने पास में आपने कभी कोई ऐसा डिसीजन लिया हो जिसकी वजह से आप खुश हुए हो? आप में से किसी ने भी जिंदगी में कभी कोई ऐसा डिसीजन लिया हो पास में जिससे आपको खुशी मिली हो? यू फेल्ट हैप्पी। देखिए, पार्टिसिपेट करेंगे तो मजा आएगा, पार्टिसिपेट करेंगे तो एंगेजमेंट आएगा, एंगेजमेंट आएगा तो मजा आएगा, रिलेट कर पाएंगे टॉपिक से, है ना? 1,000 लोगों में से सिर्फ 40 लोगों को ऐसा लगता है, 45 लोगों को, 50 लोगों को, कि उन्होंने जिंदगी में कुछ ऐसा डिसीजन कभी लिया जिससे उनको खुशी मिली, है ना? और बाकी 900 लोग, उन्होंने जिंदगी में कभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जिससे खुशी मिली उनको। सरप्राइजिंग, कमाल है। जिंदगी में अब कभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जिससे कभी कोई खुशी मिली हो। टेक्निकली हैंड रेस करने में भी मेहनत लगती है। अरे बाप रे। चलिए, ये भी एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि ये भी एक डिसीजन है, नॉट टू पार्टिसिपेट, है ना? मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना, डिसीजन है, तो वी रेस्पेक्ट दैट, वी रेस्पेक्ट दैट, क्योंकि आपका ये फैसला है, इसलिए हम इसकी रेस्पेक्ट करते हैं। और हो सकता है उसका जो रिजल्ट रहे, क्योंकि आपका फैसला है इसलिए रिजल्ट आपको फेस करना होगा, इसलिए उसका जो भी रिजल्ट रहेगा वो ये डिसाइड करेगा कि आपका ये फैसला सही था या नहीं। कौन सा? कि सैटरडे वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है ना? ठीक है। तो करीब 190 लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जिंदगी में कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जिससे उनको खुशी मिली हो। ओके। जिंदगी में कभी आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया हो जिससे आपको पैसे मिले हो? एक्सेप्शनल पैसे मिले हो, आपको उम्मीद नहीं थी पर आपको जो है इतने पैसे मिले कि यार मजा आ गया। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिससे उनको पैसा मिला। बहुत कम है, हालांकि 50 लोग हैं, और बाकी सब लोगों को लगता है कि उन्होंने जिंदगी में ऐसे डिसीजन लिए जिससे उसको पैसा नहीं मिला।
तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा पैसा मिलना और हमारी उम्मीद कितना पैसा मिलना, उसमें कुछ गैप है क्या, राइट? ठीक है, तो ये भी कुछ लोग हैं, 100 के करीब लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनके पास के डिसीजन से उनको पैसा मिला। ओके, एक और चीज, और ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इंटरेस्टिंग इस वजह से होने वाला है, आप में से किसी ने को भी ऐसा लगता है कि पास्ट में आपने ऐसा कोई डिसीजन, ऐसा कोई फैसला लिया हो जिससे आपको फाइनेंशियल, आर्थिक या पैसों का नुकसान हुआ हो। ये नंबर बहुत तेजी से ये नंबर बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा है कि ऐसे लोग जिन्होंने पास्ट में कभी कोई फैसला लिया और उस फैसले से उनको फाइनेंशियल, आर्थिक या किसी पैसे का नुकसान हुआ। राइट, ओके, थैंक यू सो मच। तो ये लोग तकरीबन उतने ही लोगों का हैंड रेस था जितने लोगों ने ये उस टाइम जाहिर किया था कि उनको पास्ट में किसी भी फैसले से, या जिन्होंने डिसीजंस लिए हैं, यानी 200 के आसपास ये लोग थे जिनको पैसे का नुकसान हुआ है। यानी हम में से काफी लोग हैं जो जिंदगी में ऐसे फैसले लेते हैं जिससे उनको नुकसान होता है। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप अकेले हैं जो ऐसे फैसले लेते हैं जिससे आपको फाइनेंशियल या आर्थिक नुकसान होता है, तो आप अकेले नहीं है, ध्यान रखिए, दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो फैसले लेते हैं और उनको नुकसान होता है। ओके, पास्ट में आपने कोई ऐसा रिश्ता बनाया हो जिसको आप भूलना चाहते हैं, एनी रिलेशनशिप, किसी के भी साथ ऐसा कोई संबंध आपने स्थापित किया हो जिसको आप भूल जाना चाहते हैं कि यार वो मुझे याद नहीं रखना जीवन में। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। पास्ट में ऐसा कोई रिलेशन जिसको आप भूल जाना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग। ओके, एंड वन लास्ट क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन। अभी 100 मत करिए प्लीज, अगला क्वेश्चन आ गया है, उसको सुनिएगा। प्रेजेंट का कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसको आप भूल जाना चाहते हैं, एनी रिलेशनशिप जिसको आप भूल जाना चाहते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है मैं हस्बैंड वाइफ के बारे में बात कर रहा हूं, है ना? नहीं तो लोग गलती से ये सोच के हैंड रेज नहीं करें कि नहीं नहीं नहीं, इस पे हैंड रेज नहीं करना, है ना? जनता देख लेगी, लोग देख लेंगे। नहीं नहीं, एनी रिलेशनशिप, वो फ्रेंड का हो सकता है, वो किसी और का हो सकता है जो आपने बनाया हो। आई एम सेइंग जो आपने बनाया हो, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई रिलेटिव है या कोई इस तरह का है, जो आपने फैसला लिया हो कि यार हाँ, आपने किसी से फ्रेंडशिप की हो बट फाइनली यू थिंक नाउ कि नहीं यार ये मैं भूल जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे भी लोग हैं। इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। बस 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 बस। और जैसा मैंने कहा कि बहुत से लोग हैं, करीब करीब 900 लोग हैं जिन्होंने, 850 मान लें, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया इस प्रोसेस में। तो ये नो डिसीजन स्टेटस है ना? और ये नो डिसीजन स्टेटस भी एक डिसीजन है, क्योंकि आप भी सोच समझ के फैसला लेते हैं कि मुझे कोई फैसला नहीं लेना। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका फैसला होता है कि मुझे कोई फैसला नहीं लेना, मुझे डिसाइड नहीं करना, और ये भी एक डिसीजन होता है। और हम में से ज्यादातर लोग ज्यादातर समय इस तरह की स्थिति में रहते हैं कि हम फैसला नहीं ले पाते। नो डिसीजन स्टेटस में हम में से बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय तक रहते हैं। और लाइफ में ये नो डिसीजन स्टेटस जो होता है, यही हमें वहां तक नहीं पहुंचने देता जहां हम पहुंचना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम
हम इस नो डिसीजन स्टेटस में रहते हैं। और जहां मैंने बताया आपको कि तकरीबन ऑन एन एवरेज 20,000 डिसीजंस होते हैं जो हम दिन भर में लेते हैं, 20,000 डिसीजंस। इसका मतलब ये नहीं है, ये तो सर्टेन है कि हमारे अंदर फैसला लेने की ताकत है, हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, हम फैसला ले सकते हैं। तो हम फैसला क्यों नहीं ले पाते? हम फैसला नहीं ले पाते, उसके पीछे एक छोटी सी साइंस है, और उस छोटी सी साइंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई परिस्थिति होती है और हमारे फैसला लेने का मौका आता है, तो दो तरह के स्टेटस होते हैं। एक तो ये कि फैसला लेने के बाद हम कोई चीज ऑन अ रेगुलर बेसिस करते आ रहे हैं और हमको पता है कि ऐसा करने से हमें हैप्पीनेस फील होती है, हम रिलैक्स फील करते हैं, तो हम उस डिसीजन को ऐसे ले लेते हैं फटाक से। अजय सर कह रहे हैं फियर ऑफ आउटकम, मैं उसी चीज पे आ रहा हूं। तो जो चीज जो छोटे छोटे फैसले होते हैं ना, जो हमारे रोजमर्रा के फैसले होते हैं, जिनको हमको एक्सपीरियंस रहता है पास्ट का, वो हम फटाक से तुरंत ले लेते हैं। हमारे ब्रेन का एक पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, राइट? तो कोई भी परिस्थिति आती है तो हमारा हाइपोथैलेमस जो है हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को जो है वो मैसेज देता है और हम वो डिसीजन फटाक से ले लेते हैं। बट कभी कोई बड़ा फैसला होता है जहां पे अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी इन द सेंस उसी तरह की फीलिंग कि बॉटल का पानी पंप में डालूंगा तो पंप से पानी आएगा या नहीं आएगा, ये एक अनसर्टेनिटी है और उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। तो वो फैसला लेने में हमें मुश्किल होती है। और मुश्किल क्यों होती है? क्योंकि जब ऐसी अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है तब हमारे ब्रेन में स्ट्रेस क्रिएट होता है, और जब स्ट्रेस क्रिएट होता है तो जो फंक्शन हमारा नॉर्मल रहता है, यानी हाइपोथैलेमस हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को जो मैसेज देता है, उसके बीच में एक और ब्रेन का पोर्शन होता है, वो अपना पैर अड़ा देता है बीच में, और उसको बोलते हैं अमेग्डाला। जब भी हमारे स्ट्रेस क्रिएट होता है, जब भी हमारा कोर्टिसोल लेवल ऊपर होता है, तब अमेग्डाला एक्टिव हो जाता है और वो हमें डराता है और हमें कहता है कि नहीं 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 नहीं, ये काम नहीं करना। और उसके इन्फ्लुएंस में हम उस डिसीजन को डिले कर जाते हैं, हम उस डिसीजन को अवॉइड कर देते हैं। तो जब जब किसी भी चीज के लिए हमारे ब्रेन में स्ट्रेस क्रिएट होता है, तब तक हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है वो कम होती हैं, वो रुक जाती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें यह करना होगा कि हमें अपने ब्रेन को स्ट्रेस के लिए रेडी करना होगा, जिसको स्ट्रेस प्लानिंग कहते हैं। स्ट्रेस के लिए हम रेडी कैसे कर सकते हैं? हम जिंदगी में कोई भी नया काम, कोई भी नई चीज करते हैं तो हमें स्ट्रेस होता है। एनीथिंग, कोई भी नया। अगर आप पहली बार सुबह उठ रहे हैं तो आपको स्ट्रेस होगा। अगर आप पहली बार कोई नई चीज सीख रहे हैं तो आपको स्ट्रेस होगा। अगर आप पहली बार अपने आप को किसी ऐसी परिस्थिति में डाल रहे हैं जो नई है आपके लिए, तो आपको स्ट्रेस होगा। कोई भी नई चीज, किसी भी कोई भी नई परिस्थिति, इवन अगर आप कोई नई डिश ट्राई कर रहे हैं ना घर में बनाने के लिए, तो भी आपको स्ट्रेस होता है कि कैसी बनेगी। आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो होता क्या है, जब आप ऐसे 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 जब अपने आप को प्रोसेस करते जाते हैं, एवरी टाइम जब आप हमेशा किसी न किसी नई चीज में इन्वॉल्व होते जाते हैं, अपने आप को नई नई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते जाते हैं, तो आपको स्ट्रेस को ओवरकम करने की आदत हो जाती है। यू गेट यूज्ड टू इट। और जब आप यू गेट यूज्ड टू इट, तो जब भी कोई नई परिस्थिति आती है, आप उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, आप उसको एनालाइज करने के लिए, और आप उस स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करने के लिए बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं, जिससे कि वो एमेग्डाला का जो इंटरफेरेंस है वो कम हो जाए आपके डिसीजन मेकिंग में, और आपका हाइपोथैलेमस सीधा आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मैसेज दे, और आप उस डिसीजन को उतने ही आराम से ले पाए जितने बाकी डिसीजंस ले पाते हैं। इसलिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, किसी ना किसी नई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा ब्रेन फंक्शन जो है वो स्ट्रेस को
अच्छे से मैनेज करना सीख सके। अब थोड़ी देर पहले जो है कुछ लोगों ने हैंड रेज नहीं किया, जो कि नो डिसीजन स्टेटस था, और अभी एक सज्जन ने बोला भी था कि मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, जैसा मुझे बताया जाएगा वैसा मैं कर लूंगा, है ना, ऐसा भी कहा था। तो ऐसा कब होता है पता है? ऐसा ज्यादातर तब होता है जब आप नो डिसीजन स्टेटस में होते हो, जब आप डिसीजन लेने की परिस्थिति में नहीं होते हो, तो आप क्या करते हो, आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, है ना। वो कोई भी हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, राइट, वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके गुरु हो सकते हैं, हो सकता है आपके स्पिरिचुअल गुरु कोई हो, या फिर हो सकता है कोई एक्सपर्ट हो जिसको आप मानते हो कि यार इसको ज्यादा आता है। आपके डिसीजन उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अभी तक जो मैं बात कर रहा था वो बात कर रहा था आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो मैं यहां से आगे की बात कर रहा हूं ना, इसमें उस पॉइंट ऑफ व्यू को मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बच्चे, आपके छोटे भाई बहन आपसे कंपैरेटिवली कम समझदार हो, आपकी तरफ देखते हैं। क्योंकि आपके पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जो आपसे एडवाइस लेते होंगे, जो आपसे पूछते होंगे और बोलते होंगे मुझे बताओ मैं क्या करूं, क्योंकि वो उस समय नॉन डिसीजन के स्टेटस में है, वो इनडिसाइसिव है, उनको पता नहीं कि हमें क्या करना है। तो वो आपके पास आते हैं और आपसे पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। और हम ने एक काम करते हैं, इसको इस तरह से नहीं करते। एक सवाल पूछता हूं आपसे, दूसरी तरह से करते हैं, है ना, क्योंकि वो क्या है, वो इजी रहेगा, वो इजी रहेगा और अगेन इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो चीजें जो है बड़ी आसानी से पहुंच पाएंगी आप तक। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि आपका बच्चा जो है स्कूल से आया, है ना, आपका बच्चा स्कूल से आया और स्कूल से आने के बाद घर में आते से ही चिड़चिड़ाने लगा, रोने लगा कि मुझे मैडम ने बहुत मारा, मुझे मैडम ने बहुत मारा और मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। ये एक परिस्थिति है जिसमें बच्चा आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको कोई एडवाइस या डिसीजन दें। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपका एडवाइस उस बच्चे को क्या होगा। इंटरेस्टिंग। अतुल सर, आपके बच्चे तो आपके साथ रहते नहीं, आप क्या मतलब, ये गलत बात है ना, फोन पे एडवाइस लेते हैं आपसे क्या? अच्छा चलिए, तो ये देखते हैं रिमोट वर्किंग कैसे होती है। जी अतुल सर। सर कई बार ऐसा होता है कि बेटी मेरी आप बोलती है कि पापा आज मैडम ने मेरे को ये करा वो करा, मैं क्या करूं, मेरा जाने नहीं, ये करा वो करा नहीं, मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया कि आज मैडम ने बहुत मारा। तो सर मुझे कल से स्कूल नहीं जाना। उसमें सर पहले मैं उसके पीछे की वजह जानूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, उसके बाद कोई डिसीजन हुआ। ओके ठीक है, आप उसकी पहले की वजह जानेंगे और फिर आप उसको डिसीजन देंगे। पहले की वजह कैसे जानेंगे? सर कोई भी अगर मैम ने मारा है तो किस वजह से मारा है, मतलब आपने कोई गलती की है तभी मैडम ने मारा है या आपको गुस्सा किया है, तो अगर आपने वो काम नहीं करेंगे तो मैडम क्यों डांटेगी या क्यों मारेगी, तो पहले वजह होना जरूरी है सर। तो कहने का मतलब ये है कि आप पहले बच्चे को बोलेंगे कि आपने कुछ ना कुछ गलती, कुछ ना कुछ मिस्टेक की होगी, तभी आपको मैडम ने डांटा या मारा। जी, है ना? जी सर। ओके, और फिर इसका क्या कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी? नहीं, स्कूल तो जाना ही है ना सर, उससे हम प्रॉब्लम से पीछे थोड़ी भाग सकते हैं।
अगर हमने कोई गलती की है तो उसका एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने को। स्कूल तो जाना ही है। ओके, फैंटास्टिक। अमित सर, आवाज आई क्या? नहीं आई, नहीं आई क्या सर? आपसे बात करने का इतना मन कर रहा था। आप क्योंकि आप बहुत 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 अलग एंगल से, बहुत मस्त एंगल से आपकी बातें आती हैं, इस वजह से आपसे जानना जरूरी था। रुचिरा मैम। सर मैम को कोई अपनी पर्सनल इश्यूज तो है नहीं बच्चे के साथ, कोई रीजन ही होगा जो उसको डांट पड़ी है, उसको मार पड़ी है, तो बच्चे से वो रीजन समझूंगी। और स्कूल नहीं जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और उससे समझने के बाद वो क्या बोलता है उसके ऊपर मैं टीचर से भी बात करूंगी, क्योंकि हम अपने तरफ का बात बोलते हैं। जब मेरी और आपकी अगर लड़ाई हुई भी है तो मैं अपनी बात बोलूंगी मैं सही हूँ, आप अपनी बात बोलेंगे आप सही हैं। जब दोनों की बात निकलेगी तब समझ में आएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी। और ऑब्वियसली बच्चे की ही गलती होगी, टीचर्स आर नॉट लायबल कि बच्चों को मार सकते हैं, तो कुछ बड़ा ही हुआ होगा या बच्चे की कुछ गलती तो होगी पक्का से। ओके, सुनील सर के साथ रिसेंटली हुआ है ऐसा, तो इनसे जानते हैं क्या हुआ है। जी सर। सर अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरी बड़ी वाली बेटी आके बोलती है कि मैडम ने मेरे को पनिशमेंट दिया तो मैं नहीं जाऊंगी, मेरी गलती नहीं थी। तो और एकदम डिप्रेस हो गई वो। ठीक है। कि सबके सामने, मतलब हमारी 4 फ्रेंड्स थी, चारों को पनिशमेंट दिया और वो भी तीनों नहीं आ रही, मैं भी नहीं जाऊंगी जी। और ये बात मेरे को नेक्स्ट डे जब स्कूल जाने का होता है तब बोली। जनरली मेरा बड़ा बेटा लेके जाता है, तो बोला आज आप ड्रॉप करके आओ और उस मैडम को डांट पिलाओ। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है आप स्कूल जाओ, मैं आके प्रिंसिपल मैम के सामने बात करूंगा। तो उसको मैंने राजी करके स्कूल को भेज दिया। फिर लिटरली मैंने उस मोमेंट के लिए 20 to 30 मिनट स्पेंड किया अपने साथ कि ऐसे मतलब क्या हुआ होगा कि मेरे को नहीं लगता कि मेरी बेटी इतनी एरोगेंट है या कि उसको पनिशमेंट मिले, वो काफ़ी डिसिप्लिन है। फिर मैं प्रिंसिपल मैम के पास गया और उनको बात बताई कि आपने पनिशमेंट क्यों दिया। पनिशमेंट प्रिंसिपल मैम ने दिया, क्लास टीचर ने नहीं दिया। ठीक है। प्रिंसिपल मैडम एक बार थोड़ा घबरा गए थे, उनको यूं हुआ कि पेरेंट्स आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनको अनकंफर्टेबल फील होता है। उनको लगा कि कुछ ना कुछ बोलेंगे, हो सकता है कि एडमिशन के लिए भी बोले नेक्स्ट टाइम नहीं रखेंगे आप मेरे बच्चों को मारते हो या ऐसे करते हो। मैंने पहले रीजन जाना कि मैडम आप बताइए, तो उन्होंने कुछ दिखाई ड्राइंग्स वगैरह कि बच्चे खेल रहे थे और ये ऐसा खेल गेम है जो क्लास में अलाउ नहीं है, वो भी भले ही क्लास पीरियड खाली भी हो। मैंने वो जैसे गेम देखा तो गेम देख के मेरा भी एक बार माइंड डिस्टर्ब हुआ कि मतलब इस एज के अंदर बच्चे, मतलब एक टाइप से ताश वाले टाइप का गेम था वो। तो फिर मैंने समझा, फिर मैंने बोला कि मैडम सबसे पहले तो मैं अपने बच्चे के लिए सॉरी मांगता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। फिर बेटी को बुलाया प्रिंसिपल रूम में और फिर मैंने प्रिंसिपल मैम के सामने उसको बोला कि देखो बेटा, ये जो आपने किया है ये गलत है। फिर वो एक्सक्यूज देने लगे कि नहीं मेरी फ्रेंड ने किया, उसने किया, वो किया, तो कॉम्प्लेक्स हो रहा था। फिर मैंने ओरली बोला कि देखो कोई कुछ भी बोले, और एक लड़के ने शिकायत करी थी कि ये गेम खेल रहे हैं, उस लड़के को वो डांट पिलवाना चाह रही थी। मैंने कहा अगर वो तेरे को कुछ फोर्स करता है, कुछ बोलता है कि ऐसे मत करो वैसे मत करो, इग्नोर करो उसको। लिटरली क्लास में समझाया तो फिर वो बेटी बाहर चली गई। तो प्रिंसिपल मैम ने मेरे को बोला कि आपने जो ये तरीका समझाया, मैं पहले तो स्ट्रेंज हूँ कि इस तरीके से आप यहाँ कोऑपरेट करेंगे, और बच्चे को फिर अच्छा लगा कि नहीं पापा से बोल रहे हैं, आगे से ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और एक किसी से जानते हैं। जी आशा मैम, अनम्यूट करिएगा एक बार। आपने सिचुएशन सुनी थी, समझी थी? हाँ सर जी सर, पहले तो मैं उसके पीछे का रीजन समझूंगी अच्छे से कि बच्चे ने किया क्या है। तो बच्चे को समझाऊंगी अच्छे से। अगर गलती तो हो सकती है बच्चे, क्योंकि अभी इतने समझदार नहीं है जो बच्चे गलती ना करें, ऐसा तो हम मान ही नहीं सकते, बिल्कुल गारंटी से बोल ही नहीं सकते कि बच्चे ने गलती की नहीं होगी। पहले समझेंगे और फिर बच्चे की गलती होगी तो बच्चों को समझाएंगे।
बच्चे की गलती होगी तो बच्चे को समझाएंगे, ठीक है। ओके, इंटरेस्टिंग। बच्चे जब स्कूल से आते हैं और जब हमें शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो हमारा इमीडिएट रिएक्शन जो है वो ये होता है कि मैं स्कूल आती हूँ, मैं बात करूंगी मैडम से, मैं बात करूंगी सर से, मैं बात करूंगा सर से, मैं बात करूंगा मैडम से। और बच्चे का इमीडिएट जो रिएक्शन होता है वो ये होता है, वो ठीक है पर मुझे स्कूल नहीं जाना। तो हम में से ज्यादातर लोग एक लाइन कहते हैं, मैंने भी कही हुई है ये लाइन, इसलिए मैं रिलेट कर सकता हूं इस चीज से। और वो लाइन क्या है कि देखो बेटा स्कूल तो जाना पड़ेगा, स्कूल तो जाना पड़ेगा, है ना। और उसके पीछे हमारा इंटेंशन, हमारी हमारी फीलिंग क्या होती है, इतनी मुश्किल से तो एडमिशन मिला है, इतना तो डोनेशन देना पड़ा है, इतनी तो फीस जाती है, और इसने आके फटाक से कह दिया कि मुझे कल से स्कूल नहीं जाना। और हम उस बच्चे की जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके अंदर इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके साथ, हमारे साथ भी ये हुआ है। कुछ लाइनें जो है मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। तुमसे नहीं होगा, तुम ये छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैंने कहा था तुम ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा, मैंने पहले ही तुमसे कहा था, मैं कह रहा हूं ये ठीक नहीं है, इससे नुकसान ही होने वाला है। ये हम अपने बच्चों से, अपने छोटों से आए दिन और एवरीडे ये स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। ये हमारे साथ भी स्टेटमेंट्स यूज हुए हैं और मेरे ख्याल से आपको एक्सपीरियंस खुद से हो चुका होगा कि जो स्टेटमेंट्स हमारे साथ यूज हुए हैं उनकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी किस तरह की डेवलप हुई है और हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे कितना फर्क पड़ा है। टीवी पे मैं ऐड देखता हूं आजकल, एक ऐड अक्सर मुझे दिख जाता है कभी भी आते जाते। एक बच्चे का ऐड है, मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा किस कंपनी का है समथिंग, लेकिन एक बच्चे का ऐड है, वो ये कहता है कि मैं जब भी बेड से गिरता हूं तो मुझे चोट नहीं लगती, मैं जब भी टेबल के नीचे से उठता हूं मेरा सिर टकराता है तो मुझे चोट नहीं लगती, मैं कुछ भी करता हूं तो मुझे चोट नहीं लगती, क्योंकि मेरे पापा मेरे हीरो हैं। और उस ऐड में दिखाया गया है कि बेड के साइड में उसका फादर गद्दे लगा के रखता है, टेबल के नीचे उसका फादर कुशन लगा के रखता है। ये आप अपने बच्चे का प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने बच्चे को हैंडीकैप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ के एक ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में सोचिए जिसको आप बेड से रिलेट कर सकते हैं, कि बच्चा बेड से गिरा और आपने एज अ पेरेंट उसके नीचे गद्दा लगा दिया और उसे चोट का एहसास नहीं हुआ। आज वो घर में है और ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं उस तरीके से, पर कल को वो बाहर निकलेगा और वो अगर किसी बेड से गिरेगा तो क्या आप हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए? नहीं, ज्यादा चोट लगेगी, संभल नहीं पाएगा। और ये हम अक्सर कर देते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि हमें अपने बच्चों को, हमें अपने से छोटों को, जो भी हमारे पास एडवाइस या डिसीजन मांगने आते हैं, हमें उनको इतना एम्पावर करना है कि वो अपने फैसले खुद ले सकें।
हो सकता है उन फैसलों से उनको नुकसान भी भुगतना पड़े, हो सकता है उनसे गलतियां भी हों, लेकिन तो भी उनको वो डिसीजन लेने के लिए हमको एम्पावर करना चाहिए। हमें उन्हें कंफर्ट देना, हमें उन्हें एजुकेट करना, हमें उन्हें एम्पावर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट देम टेक देयर ओन डिसीजंस, उनको अपने फैसले खुद लेने के लिए प्रेरित करें और बच्चों की साइड लेके या बच्चों को वो कंफर्ट देके कि चिंता मत कर, मैं हूं, मैं देख लूंगा, इसकी बजाय उसको ये समझाने की कोशिश करें कि जो हुआ है, व्हाटएवर हैज हैपेंड, किसी कारण से हुआ है। और कभी भी हम अपने बच्चों के साथ ऐसा शो नहीं करें या ऐसा उसको फील नहीं कराएं कभी भी कि वो जो आके शिकायत कर रहा है वो झूठ बोल रहा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको ये फीलिंग कभी भी नहीं आनी चाहिए कि मेरी बात को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, मेरी बात को सही नहीं माना जा रहा। और ये लाइन उसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है कि जरूर गलती तुम्हारी ही रही होगी, जरूर बदमाशी तुमने ही की होगी। टीचर कोई पागल थोड़ी है जो तुम्हें को चुन के मारेगा क्लास में से। हमें वर्ड्स को जो है ना बहुत सेंसिबली चूज करना पड़ेगा। मैं सीख रहा हूं, बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन जरूरी है। एक अच्छा डिसीजन मेकर बच्चा बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको इंडिपेंडेंट बनाया जाए, उसको हमेशा ये फीलिंग दी जाए कि वॉट एवर यू आर सेइंग इज राइट, आप जो कह रहे हो वो सही है। क्योंकि उसको एंडोर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो उसकी फीलिंग्स है उसको एंडोर्स करना जरूरी है। अगर उसकी फीलिंग्स को हम एंडोर्स नहीं करेंगे ना, बच्चा नेगेटिव हो जाता है। और आज तो आपसे शेयर किया है, ऐसा मौका भी आएगा जो आपसे शेयर भी नहीं करेगा। और उसको ये बताना बहुत जरूरी है, ये फील कराना बहुत जरूरी है कि सिचुएशंस, परिस्थितियां, सामने वाले की मानसिक स्थिति ऐसी हो सकती है कि बेटा उन्होंने इस कंडीशन में रिएक्ट किया हो। फॉर एग्जांपल, बहुत सारी वाइफ जो है हमेशा ये शायद कंप्लेन कर सकती हैं कि हमारे हस्बैंड तो घर पे आके जो है शाम को आते हैं, दिन भर तो बाहर रहते हैं, घर पे आते हैं, शाम को आके चिड़चिड़ाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, प्यार नहीं करते। कॉमन लाइन, कॉमन स्टेटमेंट है। पर फॉरगिव माय लैंग्वेज, मैं इस लैंग्वेज को यूज कर रहा हूं, पर क्या आपको पता है कि वो आदमी दिन भर बाहर कितने जूते खा के आया है? वो अपने ऑफिस में बॉस से कितनी सुन के आया है? वो अपनी वर्क प्लेस में कितना कुछ सुन के आया है? और वो दिन भर की भड़ास, वो दिन भर की फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकलेगी। हो सकता है, माइट बी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है या गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप उस चीज को उस एंगल से अगर सोच के देखेंगे तो शायद आप जो फैसले अब लेने वाले हैं या लेने वाली हैं उसका रिजल्ट शायद कुछ अलग होगा। इसीलिए हमेशा जो डिसीजन का पर्सपेक्टिव होता है, डिसीजन का पर्सपेक्टिव समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला दो कंडीशंस में कभी भी नहीं लेना चाहिए। कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन दो कंडीशंस में कभी भी नहीं लेना चाहिए। पहला तब जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, जब आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, जब आप बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो, जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो, उस समय कोई भी फैसला मत लीजिए, टाल दीजिए। और दूसरा, जब आप बहुत ज्यादा खुश हो, व्हेन यू आर वेरी हैप्पी, तब भी कोई फैसला मत लीजिए, उसको भी टाल दीजिए। क्योंकि इन दोनों कंडीशंस में
जब आप फैसला लेते हैं तो आप सोच समझ के नहीं लेते, आप मोमेंट के हिसाब से आप इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं, आप जल्दबाजी में फैसला लेते हैं। और हमारे साथ जिंदगी में उन्हीं फैसलों में दिक्कत होती है जो जल्दबाजी में लिए गए होते हैं। जब भी आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, जब भी आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, जब आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, प्लीज डोंट टेक अ डिसीजन, डिले इट। और जब आप बहुत ज्यादा खुश हैं, प्लीज डोंट टेक अ डिसीजन, डिले इट। तीन चीजें हैं, तीन चीजें होती हैं जिससे हमें, जिसको बोलते हैं ना डिसीजन ट्रैप। और यकीन मानिए एक साइंस है। डिसीजन ट्रैप जो है, तीन चीजें होती हैं बेसिकली। पहला जो होता है वो बोलता है स्टिमुलस ओवरफ्लो, यानी जब हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं तब हमें डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है। और ये महिलाएं जो है ज्यादा अच्छे समझ पाएंगी। व्हेन दे गो फॉर अ साड़ी बाइंग, जब साड़ी खरीदने जाती हैं तब ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि उनके सामने जितनी ज्यादा खोल के रखी जाती हैं उतने ज्यादा इश्यूज होते हैं। और साड़ी के दुकानदारों से पूछिए आप, उनके पास प्रोडक्ट सेल करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि खोल के दिखाते जाओ, खोल के दिखाते जाओ, खोल के दिखाते जाओ, खोल के दिखाते जाओ, खोल के दिखाते जाओ। डिसीजन मेकिंग पे इफेक्ट पड़ता है उसका। जब आप ज्यादा ऑप्शंस चूज कर, जब आपके पास ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तब आपको डिसीजन मेकिंग में समस्या होती है। एंड यू एंड अप मेकिंग डिसीजंस जो शायद आपके लिए ठीक नहीं है। इसलिए करना क्या है? करना यह है कि हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से पहले सॉर्ट आउट करके लिमिटेड ऑप्शंस करिए। आइडियली 5 से 7 ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए किसी भी चीज को फाइनलाइज करने से पहले। अगर मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास तो वो आपके बच्चे के एजुकेशन के साथ भी हो सकता है, उसके करियर के साथ भी हो सकता है, आपके कपड़ों के साथ भी हो सकता है, एनीथिंग यू परचेज उसके साथ हो सकता है। ऑनलाइन परचेज में आदमी इस वजह से ज्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं उसके पास। ऑप्शंस को लिमिटेड करिए पहले, 5 से 7, नॉट मोर देन दैट। दूसरी चीज, परफेक्शनिज्म का इंतजार मत करिए कि परफेक्ट सिचुएशन आएगी, परफेक्ट माइंडसेट होगा, मुझे किसी चीज के बारे में परफेक्टली पता लग जाएगा तो ही मैं, जैसे मान लीजिए कोई काम नया शुरू कर रहे हैं, कोई बिजनेस नया शुरू कर रहे हैं या कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो आप हमेशा ये उम्मीद रहती है कि मैं जब तक इसके बारे में पूरी तरह से सीख नहीं जाऊं तब तक जो है मैं फैसला नहीं लूंगा। लेकिन रिसर्च कहती है कि जो भी सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, वो अगर किसी चीज के बारे में 80% तक डिसाइसिव हैं, 80% तक उनको लगता है कि ये काम किया जा सकता है, दे गो अहेड, दे गो अहेड। हम में से बहुत सारे लोग हैं, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो एज अ गेस्ट हमारी कम्युनिटी में आते हैं, है ना, एज अ गेस्ट हमारी कम्युनिटी में आते हैं, और उनमें से ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोच बनने का फैसला लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोच बनने का फैसला नहीं लेते। और हमको अक्सर एम्बेसडर इवनिंग में एक स्टेटमेंट सुनाई देता है, और वो ये है कि जब तक मैं अपने आइडियल वेट पे नहीं पहुंच जाऊं या पहुंच जाऊं तब तक मैं ये फैसला नहीं ले सकता। पर जो एक सक्सेसफुल आदमी है वो क्या सोचता है? वही सोचता है कि मैंने अपना 1 महीने में 3 किलो, 5 किलो, 4 किलो वजन कम किया है, और मैं इस कम्युनिटी में ऐसे लोग देख रहा हूं जिन्होंने 25 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो कम किया है। इट मींस मैंने कम किया है, हो सकता है लोग कर रहे हैं जो मेरे से पहले आए थे उन्होंने ज्यादा किया है, इसका मतलब ये चीज हो सकती है, ये काम हो सकता है, लेट मी शेयर इट विद पीपल। और जितनी ज्यादा लोग, जितनी जल्दी लोगों से शेयर करना शुरू करते हैं उतनी जल्दी वो कोच बन पाते हैं, अच्छे कोच बन पाते हैं। तो इट्स पॉइंट इज कि कभी भी परफेक्ट सिचुएशन का इंतजार मत करिए। इफ यू आर 80% श्योर, गो अहेड, टेक दैट डिसीजन। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, और वो ये है कि कोई भी डिसीजन परफॉर्मेंस स्ट्रेस में मत लीजिए। जहां पे आपको परफॉर्म करने का स्ट्रेस हो, क्योंकि जब तक स्ट्रेस रहेगा तब तक आपका परफॉर्मेंस बेटर नहीं आएगा। और स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए क्या करना है? स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में डालना है जहां पे आप स्ट्रेस
को मैनेज कर पाए, अच्छे से सीख पाए। जब भी कोई नई चीज ट्राई करते हैं, जब भी कोई नई चीज अटेम्प्ट करते हैं, आपको स्ट्रेस होता है, और जब आप रेगुलरली नई नई चीजें में एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, नई नई चीजें ट्राई करते रहेंगे, योर ब्रेन गेट्स हैबिचुअल टू दैट टेम्परेरी स्ट्रेस। उसकी वजह से कोई भी नया फैसला लेने में आपको कन्वीनियंस रहेगा। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ऑप्शंस लिमिटेड करिए, अपने आप को स्ट्रेस से रूबरू करिए, मींस गेट यूज्ड टू इट। कोई भी नई चीज के करने से, स्ट्रेस से गेट यूज्ड टू इट। और तीसरी चीज, परफेक्शन या परफेक्शनिस्ट होने का इंतजार मत करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम परफेक्शन के चक्कर में बहुत लेट हो जाते हैं। हम परफेक्शन के चक्कर में बहुत लेट हो जाते हैं। इफ यू आर 80% श्योर कि मैं कर सकता हूं और ये हो सकता है और लोगों ने पहले किया है, गो अहेड, टेक अ डिसीजन। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ये लाइन मुझे जो है ना मेरे कॉलेज डेज से याद है, क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एक लेक्चरर हुआ करते थे, उन्होंने ये लाइन बोली थी, और ये लाइन मेरे दिमाग में आज तक फिट है। और वो लाइन ये है कि लाइफ इज ऑल अबाउट टेकिंग डिसीजंस। और कोई भी फैसला कभी गलत या सही नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी फैसला सही या गलत नहीं होता। ये सिर्फ रिजल्ट बताता है कि हमारा फैसला सही था या गलत। दुनिया में कोई भी आदमी कोई भी फैसला लेने से पहले ये नहीं कह सकता कि ये फैसला मेरा बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट बताएगा कि ये फैसला सही है या गलत। आप में से जो भी लोग क्रिकेट के शौकीन है, जो क्रिकेट खेलते हैं, आपने हमेशा एक चीज नोटिस की होगी, जब क्रिकेट की कमेंट्री चलती है, एक सिचुएशंस को बताता हूं दो तरीके से, एक ही सिचुएशंस दो तरीके से। लास्ट ओवर चल रहा है, 18 रन चाहिए जीतने के लिए, ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, ऑफ स्पिनर बॉल डाली, बैट्समैन आगे बढ़ा, बॉल बैट से कनेक्ट हुई, बॉल बाउंड्री लाइन के ऊपर गई और 6 रन। कमेंटेटर का स्टेटमेंट क्या रहता है? जबरदस्त शॉट खेला इन्होंने, परिस्थिति की दरकार थी, बहुत अच्छे से आगे आए, बहुत अच्छे से स्टेप आउट किया, हेड वॉज ओवर द बॉल, बैट वॉज नियर द बॉल। उन्होंने बॉडी से क्लोज होके इस शॉट को खेला, स्ट्रेट बैट से खेला, और बॉल जो है सही ट्रेजेक्टरी पे बाउंड्री लाइन के बाहर गई। 6 रन। सेम सिचुएशन, सेम बॉल, बैट्समैन आगे आया, बैट्समैन ने स्विंग किया, बॉल बैट से कनेक्ट नहीं हुई, बॉल गई विकेट कीपर के पास, स्टंप आउट। कमेंटेटर का स्टेटमेंट, 6 बॉलें थी, 18 रन चाहिए थे, विकेट्स कम है, अभी समय था इनके पास, बड़ा ही लापरवाह शॉट खेला इन्होंने, आगे आए, सर जो है कहीं भी बॉल के ऊपर नहीं था, बैट जो है कहीं भी पैड के पास नहीं था, ये बॉल के पास नहीं पहुंचे, बॉल को ढंग से ऑब्जर्व नहीं किया, ट्रेजेक्टरी फेस नहीं की, और अपना विकेट गंवा बैठे। पुअर शॉट। सिचुएशन सेम, एक्शन सेम, रिजल्ट ने डिसाइड किया कि ये शॉट अच्छा था या गलत। बट क्या बैट्समैन ने शॉट लेने से पहले ये सोचा था कि जो फैसला है ये सही है या गलत है? नहीं, फैसला तो एक था दोनों सिचुएशंस में, रिजल्ट ने डिसाइड किया कि फैसला सही था या गलत था। सो इट्स बेटर टू टेक डिसीजंस देन बीइंग इनडिसाइसिव। प्लीज, किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह का फैसला लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनडिसाइसिव रहने से। ये बात हमारी फिटनेस जर्नी पे भी लागू होती है।
हमारे परिवार में और लोग हैं, उनकी फिटनेस जर्नी पे भी लागू होती है। बहुत से लोग हैं जिनकी फिटनेस जर्नी पे ये बात लागू होती है, लेकिन वो प्रेफर करते हैं इंडिसाइसिव रहना rather than ये फैसला लेने के कि मुझे अपनी सेहत पे काम करना है और अपने आप को बेहतर बनाना है। फैसले लेते रहिए, गलत सही होते रहेंगे। आइडियल सिचुएशन का, आइडियल कंडीशंस का इंतजार मत करिए।